हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो लेक्चर सीरीज मैंने अनाउंस किया हुआ था, उसमें एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब पहले इस बात को समझते हैं कि पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले इसके चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, नाम से ही पता चलता है कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। इससे पहले क्लास 11th में आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा होगा वेव्स के बारे में कि वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है। जो डिस्टरबेंस बेसिकली ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरे जगह पे, और वो एक्चुअली डिस्टरबेंस ट्रैवल करती है। और जो पार्टिकल्स चाहिए होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह ऑसिलेट करते हैं, और डिस्टरबेंस क्या होता है, ट्रैवल करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। ये सब आपको पहले से ही 11th में पता होगा, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है कि बेसिकली कोई मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो भी ट्रैवल करेगा, नहीं है तो भी ट्रैवल करेगा। अब सवाल आता है कि अगर ये नॉन मैकेनिकल वेव्स है, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, तो ये तो वेव्स के बेसिक डेफिनेशन को ही वायलेट करता है कि भाई वेव्स में क्या होता था कि मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या होते थे, वाइब्रेट करते थे। मगर यहां ऐसा कुछ तो है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं। तो एक्चुअली इसमें आगे बताया जाता है कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं और वेव्स प्रोपेगेट करती है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था। जो अब मेन हमारा यहाँ पे जो क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उस पे आके हम लोग फोकस करते हैं। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो इसमें जो हम लोग बेसिक जानेंगे वो ये है कि सबसे पहला जो हम लोग चार्ज के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज का अलग अलग नेचर होता है। नेचर इन द मींस कि चार्ज क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होते हैं। तो अपने पास जो स्टैटिक चार्ज होता है, जो चार्ज एट रेस्ट है, ये क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो चार्ज एट रेस्ट कैन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जो चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन होगा, कौन सा मोशन बोलो, बहुत बढ़िया। तो जो यूनिफॉर्म मोशन का चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ये बात एकदम क्लियर है। अब लेकिन एक अलग कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाता है कि अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड है, चार्ज क्या है, एक्सेलरेटेड है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। तो यहां से क्या पता चलता है कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, चाहे मैक्सवेल हो, चाहे हर्ट्ज हो, चाहे जेसी बोस हो। इन लोगों ने अपना अपना अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किया और अलग अलग कुछ रिजल्ट्स दिए, ठीक है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है ये बात। स्टेशनरी चार्ज मतलब चार्ज एट रेस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अब एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। अब एक्चुअली एक्सेलरेटेड चार्ज है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो मूविंग चार्ज भी कर रहा था। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेटेड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड, तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, जो कि चेंजिंग इन नेचर होता है। क्लियर है। चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड के नेचर की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो एक छोटा सा टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसको खोजा था मैक्सवेल साहब ने, ठीक है। अब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, इससे पहले आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पता होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जो B डॉट dl है, क्या है, B डॉट dl
वो म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड के बराबर होता है कि किसी भी एम्पीरियल लूप में। क्लियर ये बात? कुछ इसके कंडीशंस होते हैं कि ये इनफाइनाइट वायर के लिए डिफाइन करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू द लूप होना चाहिए, ये मैग्नेटिज्म ने हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है के बारे में जानने से पहले एक एम्पियर सर्किटल लॉ जिसको हम लोग एसीएल कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये एसीएल क्या है? बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या बी है, क्या डीएल है, क्या ये है, देखते हैं, लेट्स सी। तो हमने यहाँ पे मैक्सवेल साहब ने क्या किया, यहां एक कैपेसिटर लिया। क्या लिया? एक कैपेसिटर, और उसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। बढ़िया है भाई, यहां से करंट आई निकला, यहां करंट आई गया। अब आपको यह पता है कि बायो-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि एक मूविंग करंट, एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट ट्रेवल कर रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बहुत बढ़िया। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे, दिख रहा है ये पॉइंट पी? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस पॉइंट पी पे कहीं ना कहीं क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पक्का से होगा, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। तो बढ़िया है। तो जैसे ही करंट कैरिंग वायर यहां है, तो जैसे इस वायर की वजह से यहां पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो पॉइंट क्यू पे भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो मैक्सवेल साहब ने एसीएल लगाया। अब जब एसीएल यहां लगाएंगे, यहां से ए डिस्टेंस, तो फॉर, मान लेते हैं इस लूप को हम लोग A1 कह देते हैं, फॉर रीजन A1 लगा दिए भाई, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ जाएगा, जो भी आएगा, कुछ वैल्यू रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहां पे क्या रहेगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम रीजन 2 के लिए बात करें, जो ये रीजन है A2, कैपेसिटर्स के बीच के रीजन को, इसको A2 कह रहे हैं। यहां तो कोई बीच में कैपेसिटर के जो स्पेस खाली है, उस स्पेस के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड तो, सॉरी, कोई करंट तो है ही नहीं। तो अगर B डॉट डीएल लगाएंगे तो आई इंक्लोज्ड, इस लूप ने कितना करंट इंक्लोज किया? आई जीरो है। अब डीएल तो जीरो नहीं है, डीएल तो लाइन इंटीग्रल होता है इस लूप का। लाइन इंटीग्रल मतलब इसका पेरीमीटर। अब यहां पे क्या हुआ, अब इस बात को समझिए कि क्यों यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है आई, अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां भी तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, और होगा ही। हमने पढ़ा हुआ है वायर्स के केस में कि अगर एक वायर यहां है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई sin phi 1 माइनस sin phi 2 ऐसा कुछ होता है। तो इसके लिए तो पॉइंट क्यू वही पॉइंट है इस करंट कैरिंग वायर के लिए, लेकिन इस बीच में कोई करंट तो है ही नहीं। तो फॉर रीजन A2 वाले रीजन में अगर हम लोगों ने B डॉट डीएल लगा दिया, तो वो तो कायदे से जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आई इंक्लोज्ड ही जीरो है। अब यहां पे फिर से समझना होता है कि B डॉट डीएल, अब दिमाग में ये आएगा कि सर डीएल ही जीरो हो। अरे डीएल कैसे जीरो हो सकता है? डीएल इसका लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल इसका कुछ ना कुछ तो पेरीमीटर होगा। मतलब रीजन A2 में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? जीरो। अब क्या हुआ कि या तो एम्पियर सर्किटल लॉ गलत है, या तो मैग्नेटिक फील्ड यहां होता ही नहीं है। तो ये बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, और इस कॉन्ट्राडिक्शन को बाद में मैक्सवेल ने अपने लॉ के अकॉर्डिंग इसको सही किया, और उन्होंने एक करंट का नाम दिया कि कैपेसिटर्स के स्पेस के बीच में, मतलब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एक अलग तरीके का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिस करंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब ये फिर से यहां पे आप बात करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली आ कैसे रहा, ठीक है? तो एक्चुअली एम्पियर, अब यहां पे ना वो इस बात को बाद में वो चीज वेरीफाई किए कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, डिफाइन किया गया है एक लंबे करंट कैरिंग वायर की वजह से, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर्स। तो उन्होंने एक बड़ा जैसे सोर्स लगाया यहां पे कुछ इस तरीके से, और यहां पे एक हाई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। अब कैपेसिटर के इस पे ये कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
ये कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो उन्होंने कहा कि ये जो पॉजिटिव, एकदम ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, और ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये अचानक से डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों पढ़ने लगे हम लोग, ये जानना भी जरूरी है। तो यहां पे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने बच्चे यहां क्या किया, ब्रिज बना दिया, ठीक है, और इस ब्रिज के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो किया तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर गया, ठीक है, और बाद में उन्होंने इस करंट का नाम क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये एक्चुअली उन्होंने कहा कि दिस डिस्प्लेसमेंट करंट is produced in the region of free space between the plates of the capacitor। बहुत बढ़िया। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट है किसके बराबर, देखते हैं जरा ध्यान से। तो कोई भी करंट हो, कोई भी करंट, कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, अच्छा मैंने फिर एक वर्ड यहां पे यूज किया, कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट जो वायर में फ्लो कर रहा है, गेट माय पॉइंट, व्हाट इज कंडक्शन करंट, जो एक्चुअली वायर में फ्लो कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो कैपेसिटर के खाली स्पेस में, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग कौन सा करंट कह रहे हैं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट करंट कह रहे हैं। क्लियर ये बात। अब उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द रीजन ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो कोई भी करंट हो, चाहे कंडक्शन करंट हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट करंट हो, हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का फंडामेंटल डेफिनेशन चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो देखते हैं यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज निकालते हैं। अब चूंकि इसके बीच का, इस जो खाली स्पेस है इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एकदम क्लियर कट। सिग्मा जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, याद करो याद करो, हाँ सिग्मा चार्ज पर यूनिट लेंथ नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को और कुछ नहीं लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखना ध्यान से, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E A एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q है, अब यहां से करंट I बराबर Q बाई टी, एक तरीके से डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। तो अब E इंटू ए, जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैट्स याद करो, यस वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो एक तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा बच्चा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया एक्चुअली किसके चेंज होने की वजह से आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। अब सवाल है कि आप इस कैपेसिटर के प्लेट का एरिया तो चेंज नहीं कर सकते हैं, और फ्लक्स होता क्या है, E इंटू ए। तो एक्चुअली ये जो जनरेट हुआ, दिस इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अचानक से दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, अब यहां से पता चलेगा कि एक्चुअल में हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को कैपेसिटर्स के बीच में। चलिए ठीक है, तो इधर हम लोग अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा है ये, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। चलो अब आगे देखते हैं यहां पे ध्यान से। तो बाद में मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर सर्किटल लॉ को करेक्ट किया, ठीक है, क्या किया, मैक्सवेल करेक्टेड ACL, किसको करेक्ट किया, एम्पियर सर्किटल लॉ को, और उन्होंने क्या कहा कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID।
अगेन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आईसी कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। क्लियर ये बात, डी फाई ई बाई डी टी। अब बार बार वही सवाल उठ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पढ़ने का क्या जरूरत है? तो भाई इसलिए जरूरत है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होगा। अब क्या होगा समझो ध्यान से, कैपेसिटर लिया गया, अब यहां से कुछ करंट निकला, कैपेसिटर पे अभी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, सप्लाई सोर्स को डीसी से क्या चेंज किया गया, एसी। अब ध्यान से समझना कि अगर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी है ना, क्या हो रहा है कि अपना हर हाफ साइकिल में अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है, पहले यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, साइन चेंज करेगा, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पहले इस पे पॉजिटिव था, अब और इस पे निगेटिव, अब इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, डायरेक्ट जो पॉजिटिव चार्ज पहले इस प्लेट पे था अब इस पे होने लगा, फिर इस पे होने लगा, फिर इस पे होने लगा, हर हाफ साइकिल के बाद 50 हर्ट्ज का, इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी सप्लाई होता है जनरली 50 हर्ट्ज की, अगर हम बात कर रहे हैं, अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं, अलग यूज केस के हिसाब से, ठीक है। तब जब कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है बच्चे, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो जो पहले पॉजिटिव था अब निगेटिव, जो अब निगेटिव था वो पॉजिटिव, तो कंटिन्यूअसली चार्ज का जो डिपोजिशन है लगातार अलग अलग प्लेट पे हो रहा है, तो चार्ज पार्टिकल अपना क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन भी चेंज होना है तो वेलोसिटी ही चेंज होना होगा, तो वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को भी करेक्ट किया, और फिर उसके बाद मैक्सवेल ने कुछ अलग अलग इक्वेशंस को यूज किया, जैसे अगर हम लोग मैक्सवेल के मेनली 4 इक्वेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। एक बात समझिएगा, जिस तरीके से मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज को इंपॉर्टेंट माना गया है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फील्ड में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, टू द पॉइंट अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है मैक्सवेल के लॉज को बहुत प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, समझिए इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि मैक्सवेल के कुछ लॉज हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये लॉ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करते हैं कि E डॉट ds इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, B डॉट ds इक्वल टू 0। बोलोगे ये क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कौन से लूप बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। क्लियर ये बात, अरे हाँ या ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे लूप बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। तो जितना फ्लक्स फील्ड लाइंस इंटर उतना ही एग्जिट, तो नेट फ्लक्स का वो चेंज कितना हुआ, 0 ही हुआ ना, कि जितना एंट्री था उतना ही एग्जिट है, तो फ्लक्स आउटवर्ड बराबर फ्लक्स इनवर्ड, आउटवर्ड को पॉजिटिव इनवर्ड को निगेटिव, नेट फ्लक्स बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या था, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या था कि E डॉट dl, ठीक है, क्या था, एक मिनट जस्ट वेट। तो E डॉट dl की बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था, E डॉट dl इज इक्वल टू d phi b बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, सॉरी हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये E डॉट dl था, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर था, ठीक है। और लास्ट में एम्पियर सर्किटल लॉ को कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID,
म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी को हम लोगों ने क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, मेरे ख्याल से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 4 इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं बेसिकली फैराडे लॉज को यूज करते हैं किसमें, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं यहाँ पे, या एम्पियर सर्किट लॉ का करेक्टेड फॉर्म है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हमारा जो मेन चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके ऊपर वापस से आ जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, चाहे आप जेईई मेंस की बात करें, नीट की बात करें, आपके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, किसी भी एग्जाम की बात करें, ये चैप्टर है नो डाउट बहुत छोटा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो बताने जा रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से उठ के आता है। क्लियर है ये बात? चलिए अब समझते हैं इस चीज को। ठीक है, कि आपके सोर्सेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो देखो सबसे पहला सोर्स जो है वो है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। कहीं भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता हुआ दिखे, इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। दूसरा जो सोर्स है, ध्यान से समझिएगा, गामा रेज। गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ये मेनली प्रोड्यूस होता है जितने भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी होते हैं, हाईली पावरफुल, हाईली पेनिट्रेटिंग, लीस्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी। गामा रेज, जितने भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी होते हैं वहां सबके सब गामा रेज प्रोड्यूस होते हैं। अगला जो है एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग एक्सरेज का। एक्सरेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। अगेन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कब प्रोड्यूस होता है, ध्यान से समझिएगा, जब डुअल नेचर और एटम या एक्सरे पढ़ते हैं हम लोग डुअल एटम्स के अंदर, तो डुअल नेचर में ना एक टर्म होता है सेकेंडरी एमिशन पढ़ते हैं। वहां क्या होता है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो वो वहां से क्या करता है, एमिट करता है। ठीक है, समझिए इस चीज को हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे जाके एक्सरेज में पढ़ना ही है। एक्चुअली होता क्या है ना कि आप ये अगला सोर्स भी हो सकता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, कहां से, हायर ऑर्बिट से, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे। देखो यहां पे ध्यान से समझना, ट्रांजिशन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये बोर्ड्स का तीसरा पोस्टुलेट भी है। हायर ऑर्बिट, एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो जंप किया तो वो एक फोटोन एमिट करता है। क्या एमिट करता है, फोटोन। तो अब ये एक्सरे जो है ना वो इसी का नतीजा है। क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के अंदर इस बात को बताएंगे कि हायर एनर्जी, हाई मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेज वेलोसिटी से मूव करता हुआ एक हेवी मेटल प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है, हेवी टारगेट एटम को स्ट्राइक किया, हेवी टारगेट जिसका मास नंबर ज्यादा होगा, मॉलिब्डेनम अगर मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको स्ट्राइक करेगा तो उस मॉलिब्डेनम के मेटल को क्या मिला, एनर्जी मिला, तो उसको एनर्जी मिला तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। फील हो रहा है? तो मॉलिब्डेनम के किसी लेवल से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, उस लेवल को फिल करने के लिए मॉलिब्डेनम के इंटरनल किसी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। कहां से, इलेक्ट्रॉन मॉलिब्डेनम के हायर ऑर्बिट से, जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां तक। तो ट्रांजिशन किसका हुआ यहां पे, इलेक्ट्रॉन का। और जब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इतिहास गवाह रहा है कि वो एक फोटोन एमिट होता है। तो एक्सरेज इसी का नतीजा है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है
वो अगेन कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन makes transition from higher energy level to lower energy level, तो क्या इलेक्ट्रॉन वेव है? नहीं, लोअर एनर्जी लेवल a photon is emitted, a photon is emitted having energy equal to energy difference energy difference between the orbits, having energy equal to energy difference between the orbits। तो ये कुछ सोर्सेस थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज को देखते हैं और उसके बाद फिर स्पेक्ट्रम देख करके ये चैप्टर आपका कंक्लूड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चले लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे अभी जो सीखेंगे हम लोग वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल बता दिए कि भाई जिसको मटेरियल मीडियम दो नहीं दो तब भी ट्रैवल करेगा। अब ट्रांसवर्स क्या है? ट्रांसवर्स को समझते हैं कि यहां पे देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं दो रस्सी के एंड को कंसिडर किया और यहां एक रस्सी लगा हुआ है, इस रस्सी को बीच में प्लग करके छोड़ दूंगा तो रस्सी का शेप कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन वेव किधर ट्रैवल करेगा? एक एंड से दूसरे एंड का, ठीक है। आप एक्चुअली ऐसे समझो ना कि अगर आप बेडशीट यूज करते हो, टॉम एंड जेरी का कार्टून बना हुआ है बेडशीट पे, ठीक है, तो बेडशीट ऐसे अगर झाड़े तो यहाँ का टॉम वहां के जेरी से थोड़ी मिल रहा होता है, लेकिन वो क्या हो रहा होता है? ऑसिलेट हो रहा होता है। तो ऑसिलेशन के डायरेक्शन मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, वेव्स आगे जा रहा होगा। तो ये जो क्या है कि वेव्स आगे, ऑसिलेशन ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं ट्रांसवर्स वेव में? कि वेव का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है किसके? ऑसिलेशंस के। आया समझ में? इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर ये बात? अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज और इस पे क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आता है। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड given by the relation C वेक्टर इज इक्वल टू E क्रॉस B। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड के लिए नहीं यूज करते हैं, ओनली फॉर डायरेक्शन। यहां कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ओनली फॉर डायरेक्शन। अच्छा ये समझो कि यहां जो ये C वेक्टर है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव। अरे बोलो ना, क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ वेव। ये क्या है? ऑसिलेशन ऑफ या ऑसिलेटरी डायरेक्शन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। बी वेक्टर ये क्या है? ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ किसका? मैग्नेटिक फील्ड। किसका? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होगा।
बिल्कुल इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आई कैप है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जे कैप है, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, के कैप, गिवन बाय द रिलेशन सी वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें फटाफट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस प्रॉपर्टी पे। ये चीज पता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग ऐसा ही कुछ यूज कर लेते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा? हाँ, क्या यूज करेंगे? सी वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। अब देखो ध्यान से, आई जे के साइक्लिक में लिखे ना, कैसे लिखे? क्लॉकवाइज। अब जा कैसे रहे? ई से बी, ई क्या भैया अपना जे कैप है, जे कैप से आई कैप, आई जे के लिखे कैसे थे? क्लॉकवाइज। जे से आई जा कैसे रहे? अब ये नहीं कि घूम के जाना है ना, तुरंत पहुंचना है, जे से आई, तो जे क्रॉस आई लिखे कैसे थे? आई जे के, जा कैसे रहे? जे क्रॉस आई, बचा क्या? के कैप, और के कैप कैसा? तो माइनस के कैप। तो जो डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। क्लियर है? जैसे इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं कि मान लो तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ वेव ही दिया हो आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड है जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, सोचो क्या यूज कर लेंगे? सी वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। चलो भाई, सी वेक्टर दिया हुआ है, ई का पता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जे कैप। अब जरा देखना ध्यान से कि जे कैप में ऐसा क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा कि वो आई कैप आया होगा। अब देखो, ऑप्शन एक ही अवेलेबल है, या तो प्लस के या तो माइनस के। ये चीज एकदम क्लियर रखना कि आपस में तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो तुमको आई और जे दिया हुआ है, तो आंसर या तो के होगा या माइनस के होगा। तो जरा देखते हैं, के क्रॉस जे कर दिए, तो के क्रॉस जे करने पे आई जे के लिखे कैसे थे? साइक्लिक, इस तरीके का साइकिल था, क्लॉकवाइज। लेकिन के से जे जा कैसे रहे? एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, के क्रॉस जे कर देंगे तो। इसका मतलब है, लेकिन अपने को चाहिए क्या? आई कैप। तो क्या हम यहां माइनस के कैप कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? माइनस के कैप। क्लियर है ये बात? ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड गिवन बाय दिस रिलेशन। क्लियर है ये बात? अगला जो प्रॉपर्टी है, वन बाय वन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, मतलब लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। चलिए अब यहां पे देखते हैं ध्यान से कि अगला प्रॉपर्टी क्या है बच्चे अपने पास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। The speed of wave in vacuum is given by relation c is equal to 1 by root over of mu naught epsilon naught। ये क्वेश्चन, ये चीज फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दो तरीके से। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई मेंस या नीट में, इसके डायमेंशन सीधे पूछ लिए गए कि 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है। तो ये क्या हो जाएगा? LT माइनस 1। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये स्पीड का डायमेंशन है, LT माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, all the electromagnetic waves travels with speed of light in vacuum। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी कि the speed of EM wave या EM waves in any another medium
in any other medium is given by the relation, किससे दिया जाएगा? V is equal to 1 by root over of mu m into epsilon m। क्लियर ये बात? अब यहां से कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया गया है। आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C by V। C क्या ठहरा अपने पास? 1 by रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और V किसी मीडियम का म्यू m एप्सिलॉन m। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा म्यू m इंटू एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा यहां से? म्यू m अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। म्यू m अपॉन म्यू नॉट जो है ये चीज क्या आ जाएगा यहां से? म्यू m अपॉन म्यू नॉट, म्यू r, और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन यहां से आ गया म्यू इक्वल टू रूट ओवर ऑफ म्यू r एप्सिलॉन r। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया था कि म्यू इक्वल टू सी बाई वी यूज करके हम लोगों का क्या गया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर रूट ओवर ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्लियर है ये बात? अब जो अगला हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि डायरेक्शन के लिए तो हम लोगों ने काम कर लिया था कि फॉर डायरेक्शन सी वेक्टर किसके बराबर था? ई क्रॉस बी। तो ये किसके लिए था बच्चा? फॉर डायरेक्शन। अब अगर बात हम लोग करें कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड, जो कि ई नॉट वेक्टर होगा। सॉरी, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ई नॉट, बी नॉट और वेव स्पीड सी। ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ लिख रहा हूं। ये आपका ई नॉट है। बी नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ किसका? मैग्नेटिक फील्ड एमएफ। और सी क्या है? स्पीड ऑफ वेव। तो इन सब का आपस में जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। क्लियर है ये बात? अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। किसका बात करेंगे? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यू को हटा करके यहां हम लोग लिख लेते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब समझने वाली बात जो है वो ये है कि एनर्जी जो होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात करें, अब देखना ध्यान से, एक्चुअली यहां पे एनर्जी लिखा जा रहा है पूरे के पूरे वेव का। किसका लिखा जा रहा है? पूरे के पूरे वेव का। तो अगर पूरे वेव का एनर्जी लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी, कंबाइंड एनर्जी लिखा जा रहा है। लेकिन ये जो लिखा जा रहा है सिर्फ किसके टर्म्स में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। तो अभी जो मैं एनर्जी लिख रहा हूं, एनर्जी जैसे कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? तो यूई एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। कैपेसिटर में ही हमने पढ़ा है। तो क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है? नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंबाइंड एनर्जी है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखा गया। अब अगर यही एनर्जी हम लोग किसके टर्म्स में लिख लें? एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके टर्म्स में लिखे? जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला सोलेनॉइड वाला यूज कर लो, वही फॉर्मूला से यूज करना है। ई नॉट स्क्वायर की जगह पे बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। क्लियर ये बात? तो क्या ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी है? नहीं, ये एनर्जी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइंड एनर्जी है। लेकिन किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है? मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। और
इन जनरली या इनफैक्ट चीज मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर आप इसको देखेंगे तो दोनों एनर्जी डेंसिटी, बोथ एनर्जी डेंसिटीज आर सेम, मतलब जो रेशियो होगा U इज टू UB वो कितना हो जाएगा 1:1 का हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। क्लियर ये बात। अब अगर हम लोग सेपरेट एनर्जी की बात करें तो सेपरेट एनर्जी, अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइंड एनर्जी है, तो दोनों मिलके इतना है और दोनों चूंकि सेम है तो आधा आधा हो जाएगा, तो सेपरेट एनर्जी कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में देखें तो 1/4 B नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर से दोनों एनर्जी क्या है, सेम है, तो अगर हमको टोटल एनर्जी लिखना होगा तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 B नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये सेपरेट एनर्जी का सम है, ये टोटल एनर्जी है। और कई बार आपको ये किस टर्म्स में दिया जाएगा, देखिए जो RMS वैल्यू होती है वो क्या होती है, पीक वैल्यू बाय √2, तो जो पीक वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ERMS इंटू √2। क्लियर ये बात, तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगा, ERMS इंटू √2, तो टोटल इसी तरीके से B नॉट क्या हो जाएगा, BRMS इंटू √2। तो टोटल एनर्जी जब यहां लिखेंगे, ठीक है, वो क्या लिखेंगे जरा देखिए ध्यान से, यहां पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, सॉरी E नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ERMS √2 का स्क्वायर प्लस 1/4, बोलते चलो एप्सिलॉन नॉट तो होता नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा BRMS √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। क्लियर है ये बात। अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ERMS इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर प्लस 1/2 BRMS का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सर यहाँ तो हाफ हाफ ऐड हो गया, तो भाई ये हाफ RMS के टर्म्स में है, यहाँ हाफ कंप्लीट है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है। अब इसी में आता है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी अगर हम लोग लिखते हैं तो अगर इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एनर्जी डेंसिटी कितना था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो 1/2 B नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी, ये किसके टर्म्स में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत, तो आपके ये क्या हो गए, इंटेंसिटी के टर्म्स में ये चीज यहां पे हम लोगों ने इसको कर लिया है। ठीक है, इंटेंसिटी कर दिया। अब ध्यान से समझना होता है। ठीक है, कई बार सवाल जो है वेव्स के डायरेक्शन और वेव्स के इक्वेशंस पे आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है वो, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब यहां से जो हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग, देखो ध्यान से, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, सबसे पहला काम, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन या मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। तो सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ, E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, जे क्या, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है x, तो वेव जो है वो आई कैप में है। अब प्लस आई कैप या माइनस आई कैप ये देखना है, जो कोफिशिएंट ऑफ के है वही होगा, तो यहां माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में दे दिया बी नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप,
अब ये नहीं सोचना है कि वेव आई कैप में है, वेव का डायरेक्शन यहां से के जेड है ना, तो वेव किधर जाएगा, प्लस जेड है तो माइनस के कैप। अच्छा अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कोई दे दिया जाए, ई नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप, तो अगेन वेव किधर है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों वेव इक्वेशन एक ही के लिए है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो वेव क्या हो जाएगा, के जेड है ना, जेड के साथ आगे क्या प्लस है ना, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस के कैप। क्लियर है ये चीज। अच्छा ये और ध्यान में रखना है हमेशा कि कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऑसिलेशन और वेव इक्वेशन, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल फेस डिफरेंस कितना बनता है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड EF and magnetic field MF are in phase with each other, are in phase with each other, मतलब दोनों साथ साथ में जीरो होंगे, साथ साथ में पॉजिटिव होंगे, साथ साथ में निगेटिव होंगे, यहां तो कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज विथ ईच अदर, ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि इसी वेव के डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट करके हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है। तो अपने पास कई बार क्या होता है कि वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड दे के किसी जो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दे के मैग्नेटिक फील्ड का पूछ लेगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड का दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ लेगा। तो लेट्स सी हम लोग यहाँ पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, जैसे मान लेते हैं कि वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन जो है E बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि भैया इस वेव के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बताओ। तो सबसे पहला काम है डायरेक्शन ऑफ वेव बताओ, के एक्स है तो भैया ये आई कैप है, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, तो प्लस आई कैप क्योंकि के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है भैया जे कैप। तो पहले तो प्रेडिक्ट करो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए क्या कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, सी वेक्टर बराबर ई क्रॉस बी। तो भाई सी है आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता नहीं। तो जे में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि आई आए, ये तो पक्का पता है कि के होगा। अब के में प्लस के होगा या माइनस के होगा, तो जरा यहां पे देखो ध्यान से, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, तो जे क्रॉस के तब जाके आई होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव के कैप आएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो तुमको पता चल गया के कैप, ठीक है। लेकिन अब यहां पे ना बी बराबर बी नॉट नहीं लिख देंगे, आपको पता है कि एम्पलीट्यूड्स का रिलेशन जो होता है C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट है, तो यहां से बी नॉट किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट बाई सी। तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या आएगा, ई नॉट बाई सी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, कष्ट, समस्या, परेशानी, उलझन, तकलीफ है तो बताइए। क्लियर है ये बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज विथ ईच अदर, यहां तक क्लियर है। यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल्ट्रा मैक्स प्रो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक जो ये वेव्स है ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ध्यान से समझना, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसमें से कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है आपके पास। तो अगर चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है तो इनको एक्सटर्नल फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, आप इसके अंदर डेविएशन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में नहीं पाएंगे। तो देयरफॉर नो डेविएशन occurs in EM waves under the influence of external electric field as well as magnetic field, under the influence of external electric field as well as magnetic field।
यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, समस्या, कष्ट, परेशानी, उलझन, तकलीफ कुछ है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखते हैं भैया क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो यूज चार्ट देखिए, इसमें ना आपको ये पूछा जाता है कि वेवलेंथ ऑर्डर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर क्या होता है। तो कंपैरेटिव तो हम बता देंगे, न्यूमोनिक्स से याद करवा देंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है ये आपको खुद याद करना होगा। मैं अपने इस वीडियो में वो प्रॉपर वो चार्ट जो है प्लेस कर दूंगा, जहां से आप लोग इसके यूजेस के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वन शॉट सॉल्यूशन है सब का इस यहाँ पे। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो सबसे पहला बच्चा ये चीज सीखते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो आखिरकार है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो ये है कि दिस स्पेक्ट्रम कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ as well as frequency, wavelength as well as frequency, in increasing oblique decreasing order of wavelength as well as frequency। चलिए देख लेते हैं ध्यान से। तो सबसे पहला वेव जो आता है वो है रेडियो वेव। ठीक है, सबसे पुराना, भाई रेडियो से पुराना मतलब सबसे कम एनर्जी का होता है ये। उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड वेव, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम लोगों के देखने काम आता है, फिर आता है अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस जिसको कहते हैं, उसके बाद आपका एक्सरे आता है, हड्डी वड्डी टूट गया तो पता करने के लिए, उसके बाद गामा रेस, पूरा का पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स इस पे बेस्ड है। ठीक है, अब जब आप रेडियो वेव से गामा रेस तक जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? डिक्रीजेस, और एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस तो भैया फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज। अब आपको यह ध्यान में है कि रखना है कि सबसे ज्यादा किसका एनर्जी? गामा रेस का। हाईली पावरफुल, हाईली पेनिट्रेटिंग, तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वही ना ज्यादा पेनिट्रेटिंग होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी उसी का ज्यादा होगा। याद रखने का न्यूमोनिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से है कि भैया रॉबर्ट माइकल ऑफ इंडोनेशिया, कहां का? इंडोनेशिया विजिटेड, कहां गया भाई? विजिटेड। ठीक है, कहां गया? तो यूएसए भेज दो। किस काम के लिए? तो टू स्टडी एक्सरे एंड गामा रे। बोलोगी क्या है सर? अरे यही तो तरीका है। रॉबर्ट आर रेडियो, माइकल माइक्रोवेव एम, ऑफ ऐसे ही है, इंफ्रारेड आई, विजिटेड विजिबल, यूएसए अल्ट्रावायलेट, टू स्टडी छोड़ो, एक्सरे एक्स, एक्सरेज है, गामा गामा रे। तो रॉबर्ट से गामा तक वेवलेंथ क्या है? घटा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, एनर्जी बढ़ा है। ठीक है, इसका अलग अलग यूज केस जो है वो मैं प्रॉपर इसमें लगा दूंगा। अब जनरली रेडियो वेव्स क्या है कि कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सिग्नल्स के लिए यूज किए जाते हैं, माइक्रोवेव खाना बनाने के लिए जो जनरल यूज है। ठीक है, उसके बाद आपका अल्ट्रावायलेट का भी पता है, यूवी रेज जो होते हैं वो बेसिकली ट्रीटमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, सन से पाया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज। एक्सरेज कहां से प्रोडक्शन कैसे है? तो ये मैंने सोर्सेस में बता रखा है। गामा रेज का प्रोडक्शन कहां है? तो ये ऑलरेडी मैंने सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बता रखा है। ठीक है, सबका यूज, तो आपको ये यूज होना चाहिए। वेवलेंथ का वैल्यू ऑर्डर मतलब किस और 10 के किस पावर में है। ठीक है, जब एक्स रेज जो है वो मेनली एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद होना चाहिए। इसका मैं एक प्रॉपर यूज केस चार्ट यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो के एंड में। तब तक के लिए टेक केयर। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। एक लेक्चर और रहेगा जो ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट्स का होगा, जिसमें हम क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे, जेईई मेंस, नीट और आपके बोर्ड से ओरिएंटेड एग्जाम को लेकर के। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा इसके क्वेश्चन सीरीज का होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड टेक केयर। ओके, ऑल द बेस्ट।